नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुश्किल रण आखिरी चरण। जी हां, पूरे 7 चरणों की अगर बात करें तो लंबा चुनाव जरूर रहा, लेकिन आखिरी चरण आते आते आ ही गया और इस चरण तक बहुत कुछ हुआ है जो इन चुनावों को लंबे समय तक याद रखने के लिए मजबूर करेगा। लोकसभा चुनाव हर चरण के साथ भीषण भी होता गया। 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब बारी है अंतिम चरण के मतदान की। अलग अलग 8 राज्यों की बाकी बची सीटें सबसे अहम हो गई हैं। वो इस लिहाज से कि इसमें से कुछ राज्यों में बीजेपी की स्थिति मजबूत है तो कुछ में विपक्षी गठबंधन का अपना अलग जनाधार है। बीजेपी अपनी बड़ी जीत के लक्ष्य को तभी हासिल कर सकती है जब उसे 7वें चरण में 2019 के मुकाबले डबल सीटों पर जीत हासिल होगी और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक रही है। विपक्षी गठबंधन के लिए भी ये चरण इस लिहाज से अहम है कि वो इनमें से ज्यादातर सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का दावा रखता है। यानी 7वें चरण की चुनौती पिछले चरणों से बड़ी है और इसके लिए पार्टियां बड़ा दांव चल रही हैं। तमाम स्टार प्रचारक सियासी समीकरण को बदलने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसमें बीजेपी सबसे आगे नजर आई। हालांकि विपक्षी गठबंधन की जोर आजमाइश भी रही और इस चुनावी घमासान के साथ ही 7वां चरण सबसे हॉट हो गया। 7वें चरण सभी पार्टियों के लिए बेहद निर्णायक हो गया है और इसके नतीजों का पूरे चुनावी नतीजों पर जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। 7वें चरण में कहां है किसका प्रभाव और कौन किस पर पड़ेगा भारी, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश मुश्किल रण आखिरी चरण। आखिरी चरण का मतदान बाकी बची सीटों पर घमासान। हर एक पार्टी के लिए अहम। राजनीतिक दलों के लिए भारी। रण में जीत की बड़ी तैयारी। कौन किस पर पड़ेगा भारी। बहुमत के दावों का शोर। जीत की हवा किसकी ओर। सातवां चरण मुश्किल रण। किसका पूरा होगा प्रण। आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। 7वां चरण सबसे अहम क्यों बन गया है? क्या यह चरण पिक्चर को बदलने वाला साबित होगा? क्यों पार्टियों के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण बन गया है? कुछ सवाल हैं।
इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले 6 चरणों का चुनाव पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है। बदले सियासी समीकरणों ने पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी और इसीलिए 7वें चरण यानी अंतिम चरण की बाकी बची सीटों पर अपनी जीत को यकीनी बनाने में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। अलग अलग राज्यों का सियासी समीकरण अलग अलग है और इसी आधार पर तमाम पार्टियों ने अपनी जीत का दावा पेश किया। इन दावों का अपना आधार है और इस लिहाज से चरण चुनावी नतीजों की पिक्चर बदलने वाला साबित होने वाला है। पंजाब, हिमाचल समेत दूसरे राज्यों का चुनावी घमासान इस लिहाज से भी बेहद दिलचस्प हो गया है और बीजेपी और विपक्षी गठबंधन में घमासान तेज हो गया। पिक्चर बदलेगा आखिरी चरण। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों की 486 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिन सीटों पर मतदान हो चुके हैं वहां पर पिछले चुनाव का रिकॉर्ड बीजेपी के हक में रहा है। पूरे हो चुके 6 चरणों की सीटों में से 278 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। हालांकि इस बार बीजेपी 486 में से 300 पार सीटों पर अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। अगर बीजेपी का यह दावा सच भी साबित होता है तो उसके लिए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने की चुनौती बढ़ गई है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए आखिरी चरण सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। दरअसल बाकी बची जिन 57 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। पंजाब में आखिरी चरण में मतदान है और यहां पर 2019 में कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें थी तो वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई। 2 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल को सफलता मिल पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की है और कांग्रेस भी अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। पंजाब की 13 सीटों का घमासान बेहद दिलचस्प बना हुआ है और यहाँ पर बाजी मारने की होड़ में बीजेपी आगे है। 7वें चरण में चंडीगढ़ की 1 सीट, हिमाचल की 4, पश्चिम बंगाल की 9, झारखंड की 3 और उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में बीजेपी ने 7वें चरण की कुल 57 सीटों में से अकेले 25 सीटें जीती थी और इस बार वो इस आंकड़े को डबल करने की रणनीति पर अमल कर रही है। विपक्षी गठबंधन से आखिरी चरण में बीजेपी को कड़ा चैलेंज मिल रहा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। चुनाव में हर एक सीट की अपनी अहमियत होती है। एक एक सीट पर जीत को सुनिश्चित करने की कोशिशें की जाती हैं। गुजरते चरणों के साथ विपक्षी गठबंधन के भी तेवर बदले और उसकी आक्रामकता बढ़ी। प्रचार अभियान को लेकर होड़ बढ़ी। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के स्टार प्रचारक सभी पार्टियों से आगे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी गठबंधन भी लगातार नुक्कड़ सभाओं, रैलियों और जनसभाओं के जरिए भीड़ को खींचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा है। सोशल इंजीनियरिंग का अलग फॉर्मूला पेश किया गया और चुनावी समीकरण को बदलने की रणनीति बनाई गई। प्रचार अभियान को धार देने के मामले में अब मामला आर पार पर पहुंचा और वो इसलिए भी कि अब इन्हीं सीटों पर पार्टियों का दारोमदार शेष रह गया था। धुआंधार प्रचार अभियान। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए आखिरी चरण सबसे भारी साबित हो रहा है। अलग अलग राज्यों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। सीटों पर जीत का अपना आकलन है। वैसे तो हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपी और बिहार की बाकी बची सीटों को लेकर घमासान तेज हो गया। प्रचार अभियान को लेकर पार्टियों में होड़ है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी उम्र को मात देते हुए सभी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। उनके तूफानी दौरे विपक्षी दलों में खलबली मचा चुके हैं। वो हर दिन औसत 4 से 5 जनसभा कर रहे हैं। पीएम मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां पर उसे पक्की जीत का यकीन है। इसके साथ ही विपक्ष भी इस कोशिश में है कि जीत की संभावना वाली सीटों को पूरी तरह से सेव किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यूपी और बिहार में ज्यादा ध्यान दे रही है, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो, नुक्कड़ सभा और जनसभाओं के जरिए पूरी ताकत झोंक रखी है। वो यूपी सहित हिमाचल, पंजाब समेत दूसरे राज्यों को काफी वक्त दे रही है।
महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव ने वाराणसी में इंडिया प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो दुर्गा कुंड से रविदास मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर तक चला। अखिलेश यादव ने यूपी में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के अपने सोशल इंजीनियरिंग के दाव को बड़ी चतुराई से आजमाया। अखिलेश यादव का पूरा फोकस गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर, बलिया की सीट का समीकरण बदलने पर है। चुनावी रैलियों में भीड़ को खींचकर तमाम पार्टियां अपना शक्ति दिखा रही हैं। बीजेपी के साथ ही इंडिया गठबंधन के लीडर भी भीड़ को अपनी ओर खींचने में अपने दमखम का परिचय दे रहे हैं। मगर रैली, जनसभाओं की भीड़ को पार्टी की जीत की कसौटी नहीं माना जा सकता। भीड़ का वोट में तब्दील होने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? यहां युवा भी हैं, कह रहे हैं भाई राहुल जी, आप किसानों की बात कर रहे हो, आपने अरबपतियों की बात की, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी की बात की, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार। सरकारी ऑफिसेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी। अलग अलग चरणों में क्या मुद्दे रहे और किस तरीके से अंतिम चरण आते आते चुनावी घमासान और तेज होता चला गया। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए और बड़े बड़े प्रहार विपक्ष की तरफ से किए गए। अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी विपक्षी गठबंधन के सामने दिखाई देती है और जीत का बड़ा दावा उन्होंने भी पेश करना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ा इस चरण के आते आते। इस बार के चुनाव का सियासी समीकरण पिछले चुनाव के मुकाबले बदला हुआ और यही वजह है कि बदले सियासी समीकरण में विपक्षी गठबंधन ने अपने दावे को मजबूत किया है। हालांकि बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में जिस तरह से चुनाव लड़ी है उसके चौंकाने वाले रिजल्ट की उम्मीद स्वाभाविक तौर पर बीजेपी कर रही है। 7वें चरण की सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का असर है और बाकी की सीटों के लिए बीजेपी की अपनी अलग रणनीति है। विपक्षी गठबंधन इसमें सेंध लगाने के फिराक में है और आखिरी चरण में चुनावी टक्कर बढ़ गई है। बीजेपी जहां एक तरफ कई सीटों पर हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन इस फिराक में कि कम से कम वो सिलेक्टेड सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। यानी विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ ये चुनाव लड़ा है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन में टक्कर। चुनाव अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव की तरफ है। 8 राज्यों की 57 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यही दौर अंतिम और यही दौर भारी रहने वाला है। हर चरण के चुनाव के बाद दावे और नारे बदल रहे हैं। 400 पार की जीत का लक्ष्य रखकर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने 5 चरणों के बाद अब फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार के नारे पर आकर खुद को टिका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन हर बीतते चरण के बाद अपनी जीत के दावे को और मजबूत करता जा रहा है। शुरुआती 3 चरणों के बाद ही इंडिया गठबंधन अपनी जीत के दावे करने लगा। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इंडिया गठबंधन का दावा और भी मजबूत होता रहा। यही कारण है कि अब 6 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद इंडिया गठबंधन अपनी 300 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। इन दावों से अलग फिलहाल तो सभी की नजरें आखिरी चरण पर टिकी। मामला 57 सीटों का और ये अपनी जीत के दावे को पुख्ता बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। 2019 में एनडीए के पास बिहार की 8 सीटों में से 5 बीजेपी और सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की। वहीं यूपी की 13 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर अपना दल एस पर उसे सफलता मिली।
2014 में सभी पर क्लीन स्वीप किया गया। इस बार अगर बीजेपी इस जीत को दोहरा पाती है तो उस सूरत में 9 सीटों पर बीजेपी और 1 पर अपना दल हैट्रिक लगाएगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन का सिक्का चल गया तो यूपी और बिहार में आखिरी चरण में 21 सीटों पर उसका खाता खुल जाएगा। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने काम किया है, ये कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। एक हद तक सच है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया। जो इन्होंने 10 सालों में काम कर डाला, नाम लीजिए सरकार के जो देश के जो कोयले के खदान, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, न कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के पास अपनी एक तैयारी रही, एक एक सीट का हिसाब है। आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियों में बाकायदा बता चुके हैं कि इस फेज के बाद इतनी सीटें आ गई हैं, हम बहुमत पा चुके हैं। तो वो पूरा हिसाब किताब होता है। इस पर कई एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, बीजेपी के नेताओं से बात हुई। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बूथ पर जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, कई एजेंसीज होती हैं, इनके जरिए इनपुट्स मिलते हैं। ठीक वैसा ही होता है जैसा एग्जिट पोल के लिए सैंपल साइज लिया जाता है, वैसे ही अलग अलग जगहों पर माहौल को देखा जाता है, भांपा जाता है। तो बीजेपी ने एक एक का हिसाब लगाया। ऐसे विपक्षी दल भी लगाते हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि बीजेपी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश और बिहार फतेह करने को लेकर बीजेपी आश्वस्त दिखाई देती है। वहां पर 100% जीत को सुनिश्चित करने में वो जुटी हुई है। 7वें चरण में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पंजाब समेत दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को विपक्ष से तगड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी इन चुनौतियों पर पहले ही गौर कर चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों पर बीजेपी ने अपना फोकस बढ़ाया, विपक्ष को पूरी तरह से पस्त करने की रणनीति बनाई। दक्षिण भारतीय राज्यों से इस बार बेहतर नतीजे की उम्मीद बीजेपी को है, इसलिए तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। पिछले चरणों के चुनाव के आधार पर बीजेपी ने बहुमत को हासिल करने का दावा भी कर दिया है। 7वें चरण की बाकी सीटों को डबल करके वो अपनी जीत के आंकड़े को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, या फिर वो जो टारगेट है 400 पार का या 400 तक पहुंचने का जो टारगेट है उसके लिए कोशिश कर रही है। 7वें चरण की चुनौती। यूपी और बिहार में बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल है, मगर पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल की चुनौती अपनी जगह बरकरार है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब बीजेपी वहां पर अकेले चुनावी रण में है। अब तक पंजाब में बीजेपी हमेशा ही शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर आगे बढ़ी है। इस बार सभी 13 सीटों पर बीजेपी के अपने उम्मीदवार है। 3 कृषि कानूनों के विरोध के समय शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और एनडीए से अलग हो गई। इसके बाद से बीजेपी पंजाब में अकेली है। चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर से अकाली को अपने साथ मिलाने की काफी कोशिश की, लेकिन अकाली दल ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। पहाड़ों की धरती हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी इस बार पिछले चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। इसको लेकर बीजेपी के पास कोई पुख्ता दावा नहीं, क्योंकि 2019 के हालातों से 2024 के हालात काफी अलग हैं। 2019 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 2021 में हुए उपचुनाव में 1 सीट गंवा दी। इस बार राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस ने राज्य स्तर पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने अपना फोकस दक्षिण भारतीय राज्यों पर रखा। मकसद बेहद साफ रहा, एक तो इसके जरिए दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी का विस्तार हो पाए और साथ ही उत्तर भारतीय राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई उसके जरिए हो सके। हालांकि तमाम दावों से अलग बीजेपी फिलहाल विपक्षी दलों पर 20 नजर आती है और अगर बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को छोड़ दे तो वो बहुमत की सरकार बनाने के करीब है। बदले चुनावी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी जीत का नारा बदल दिया और पक्की जीत वाली सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया। 7वें चरण में अपनी जीत को बरकरार रखते हुए अपनी सीटों को बढ़ाना भी है। जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है
तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं। आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी 55 सालों के लिए सत्ता में रही। ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे बनी? कहां से आए ये पैसे? किसके पैसे हैं? ये मुश्किल रण आखिरी चरण है भी, लेकिन इस खास पेशकश के दौरान हमने तमाम मुद्दों को आपके सामने रखने की कोशिश की। हमने आपको बताया कि कैसे सत्ता पक्ष की तरफ से दावे किए गए हैं, विपक्ष पर हमला किया गया, तो विपक्ष के पास भी कई ऐसे हथियार थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ किया है। लोकसभा चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अभी तक के चरणों में हुए मतदान के बाद से पार्टियां नफा नुकसान इसका हिसाब लगाने के बजाय आखिरी चरण पर फोकस करेंगी। निश्चित तौर पर फोकस किया भी गया, लेकिन अब उसका प्रचार खत्म हो चुका है। तो आने वाले दिन में अब जो कुछ है जनता के हाथ में है। अलग अलग मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश करती रहीं। अलग अलग सियासी समीकरण जो हैं वो तैयार किए गए। सोशल इंजीनियरिंग की नई परिभाषा गढ़ी गई। दरअसल आखिरी चरण की 57 सीटों का हिसाब ही कुछ ऐसा रहा जिसके नतीजों को बेहद अलग तरीके से देखा जा रहा था। इसका असर काफी रहेगा। इस तरीके की सोच के साथ तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़े। यही वजह है कि इन सीटों पर अपनी जीत को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी और मौसम की गर्माहट का असर चुनावी गर्माहट पर बेअसर रहा। नतीजों में अपनी बढ़त को लेकर पार्टियों में होड़ रही, वो इसलिए भी कि एक दूसरे को पटखनी देने का इस चुनाव में ये एक तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई विपक्ष के लिए या कांग्रेस के लिए खास तौर पर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि तीसरा मौका और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आते तो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। मुश्किल रण आखिरी चरण की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।